हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का 15वां दिन है जिसमें हम जेएलओ का पेपर 2 2019 का सॉल्व करा रहे हैं। सीपीसी और सीआरपीसी का पेपर है ये। 140 प्रश्न हम पहले करा चुके हैं। आज 141 से लेके आखिरी प्रश्न 150 तक चलेंगे, क्योंकि 150 प्रश्न आते हैं आपके जेएलओ में हर पेपर में। 141वां प्रश्न यह है कि बताइए, सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन देखें कि सन 1859 से पहले कोई समान सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी। ये सही बात है, आपको बताना है जो सत्य ना हो। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है कि 1 जनवरी 1909 को ये लागू हुई, ये भी सही है। तीसरी बात, यही ऑप्शन तीसरा जो है वो कथन सत्य नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रभाव जो है वो पूर्वव्यापी है। सिविल प्रक्रिया के जो प्रभाव हैं वो पूर्वव्यापी नहीं होते। हमने अपने आंसर में लिख दिया है कि 141वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि ये कथन असत्य है तीसरा, इसलिए 141वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी सारे कथन आपको बताना था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो तीसरा सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक तो 141वें प्रश्न का, जैसा कि हम बता चुके हैं सारे वीडियोस के साथ, इस तरह से हमने उत्तर लिख दिए हैं कि जैसे 141वें प्रश्न का उत्तर यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रभाव पूर्वव्यापी नहीं है। ये याद रखना है आपको। मतलब हर प्रश्न को उत्तर की फॉर्म में हमने फ्रेम कर दिया है और आप आराम से याद कर सकते हैं। इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जेएलओ का पूरा सिलेबस हम पहले ही दे चुके हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, तो पूरा मैटर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 142वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायालय में वाद संस्थित नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति है जो भारतीय न्यायालय में वाद संस्थित नहीं कर पाएगा। तो इसका भी 142वें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 3 सही है कि अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की बिना अनुज्ञा के भारत में रह रहे हैं, ये लोग वाद संस्थित नहीं कर पाएंगे। और आपसे पूछा जाए ये कहाँ बताई गई ये बात, तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 83 में बताई गई है कि अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना भारत में निवास कर रहे हैं, भारतीय न्यायालय में कहीं पर भी वाद संस्थित नहीं कर पाएंगे। 143वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए, जहां कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है वहां उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा और उसकी तामील ऐसे दिन को जो वाद के संस्थान की तारीख से कितने दिन बाद का ना हो की जा सकेगी। तो 30 दिन इसका ऑप्शन सही है। पहली बात तो समझ ले, 143वें का ऑप्शन नंबर 1 सही है। कहने का मतलब यह है इसमें कि अगर कोई वाद उपसंजात हुआ है, कोई वाद प्रस्तुत किया गया है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, वादी को सम्मन करना होता है। ये बात कहाँ पर है, हमने 143वें प्रश्न के उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अनुसार प्रतिवादियों को सम्मन वाद संस्थापन के 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है प्रतिवादी को आप 30 दिन के अंदर अंदर सम्मन करें कि हमने वाद संस्थित कर दिया है। आप अपनी पैरवी कर सकते हैं, लिखित कथन या प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इसका मतलब 143 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 30 दिन। फिर 144वें प्रश्न पर आ जाइए। 144वें प्रश्न पूछा गया कि बताइए, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया है को हाजिर होने के लिए विवश करने बाबत निम्नलिखित में से कौन सी शास्ति अधरोपित नहीं कर सकेगा। तो 30 के अंतर्गत क्या करता है न्यायालय, शास्ति अधरोपित करता है, जुर्माना लगाता है या कोई दंड देता है। तो पहला ऑप्शन गिरफ्तारी का वारंट भी निकाल सकता है, संपत्ति की कुर्की का भी कुर्की एवं विक्रय का भी आदेश दे सकता है। तीसरा ऑप्शन देखे ध्यान से, उसके ऊपर 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना आरोपित करना। यही बात गलत है, क्योंकि न्यायालय क्या कर सकता है, धारा 30 के अंतर्गत अगर सम्मन निकाला है और हाजिर होने के लिए विवश किया है किसी व्यक्ति को और वो हाजिर नहीं हुआ है, तो उस पर 5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, ना कि 5,000 से अधिक। इसलिए यही कथन गलत है। कहने का मतलब है 144वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी सारे काम कोर्ट कर सकता है, मगर 5,000 से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता सम्मन जारी करने के बाद उपस्थिति के लिए। 145वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर वाद विफल हो सकता है। विफल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विफल कब हो जाएगा वाद आपका
कि अगर आपने क्या किया है, ऑप्शन नंबर इसका पहले या तो 145 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन हो गया है तो वाद आपका विफल हो सकता है, ना कि पक्षकारों के कुसंयोजन से, ना ही उचित पक्षकारों के कुसंयोजन से, ना ही उचित पक्षकारों के असंयोजन से, बल्कि आपका वाद विफल होता है चौथा ऑप्शन, आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन पर। इसका मतलब 145 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर 146वें प्रश्न पर आ जाइए। 146वें प्रश्न में पूछा गया है कि कथन है, पहला कथन यह है कि एक अवयस्क किसी मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। व्याख्या इसकी यह है कि लेकिन किसी विधिक प्रक्रिया में अवयस्क का प्रतिनिधित्व वाद मित्र या संरक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये कथन भी सही है और उसका व्याख्या भी सही है। इसका मतलब 146वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। कथन एवं व्याख्या दोनों सत्य है। 147वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले मुजरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, सत्य नहीं पूछा गया, बार बार नहीं आ रहा है प्रश्नों में, क्योंकि आखिरी के प्रश्न होते हैं, आप लोग कम पढ़ कर तुरंत टिक लगा देते हैं और निगेटिव मार्किंग में आप नुकसान उठा देते हैं। इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि मुजरा के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है। तो पहली बात देखें, वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये धन की राशि अनिश्चित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब तीसरी बात देखें, 147 का तीसरा ऑप्शन, धनराशि न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीनों ही मुजरा के संबंध में सत्य बातें हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 में से आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर 147 में का 24 चौथा ऑप्शन है। कहने का मतलब है 147वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि यही स्टेटमेंट, चौथा ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि अगर एक से ज़्यादा प्रतिवादी हों तो धनराशि किसी भी प्रतिवादी द्वारा वसूल करने योग्य होना चाहिए। ये बात गलत है और आपको असत्य कथन ही बताना था, इसलिए 147 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 148वें प्रश्न में पूछा गया है कि जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता तो वहां न्यायालय क्या आदेश दे सकेगा। कहने का मतलब है न्यायालय ने पुकार कराई और कोई भी पक्षकार हाजिर नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, न्यायालय उस वाद को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। क्या कर देगा, वाद को खारिज कर देगा। और ये बात कहाँ है, इस बात को हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि एक कि प्रतिवादी द्वारा किए जाने 148वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। और हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 3 के अनुसार जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है, वहां वाद का खारिज किया जाना चाहिए। मतलब न्यायालय वहां पर वाद को खारिज कर सकता है जबकि पुकार होने पर दोनों में से कोई भी पक्षकार हाजिर ना हो। तो 148 में का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर 149 प्रश्न पर आ जाइए। पूछा गया आप लोगों से कि जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात हो जाता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता और ये साबित नहीं होता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, तब न्यायालय क्या करेगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, 2 बार नहीं आया है इसमें सेंटेंस में, इस पूरे क्वेश्चन में 149 में। तो पहले तो उत्तर समझ लीजिए कि होगा क्या, अगर सम्यक रूप से सम्मन की तामील नहीं हुई है तो आदेश देगा न्यायालय कि दूसरा सम्मन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए। कहने का मतलब है पहले तो आंसर 149 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंसर है ये। और ये कहाँ पर है ये भी बात याद रखिएगा। तो सिविल, हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, इस तरह से उत्तर नीचे लिखा हुआ है। ये है आपका उत्तर 148 में का 149 का कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 6 के अनुसार जब सम्यक रूप से सम्मन की तामील ना की गई हो तो न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा सम्मन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए। ये पूरी बात याद रखना है। इसीलिए हमने जहाँ पर ऑर्डर ज़रूरी है, सेक्शन ज़रूरी है, हर मैटर दिया है, कंप्लीट मैटर बना के दे दिया है। इससे आपका पूरी सीपीसी और सीआरपीसी और सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम ये सतत चलाते रहेंगे प्रक्रिया को, और जब तक आपका रिवीजन नहीं हो जाएगा पेपर तक आपको ये सीरीज़ मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे मैटर को शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉपर वे में वीडियो उतने ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। आखिरी प्रश्न है आज के टर्न का हम लोगों का 150वां प्रश्न, टर्न भी लास्ट है, पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है और यहीं पर से आज हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा कि जब लागू होने योग्य हो तब
पहले या तो इसका ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नंबर 1 सही है। परिशिष्ट का के प्रारूप और जहाँ वे लागू होने योग्य हो ना हो और वहाँ जहाँ तक हो सके लगभग वैसे ही सभी प्रारूप अभिवचनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। कहने का मतलब है परिशिष्ट का में ये बात कही गई है, जो चीज़ जहाँ लागू होने योग्य है वहाँ लागू की जाए, जहाँ होने योग्य नहीं है वहाँ नहीं लागू की जाए। इस तरह से 150वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, परिशिष्ट का। इस तरह से पूरा पेपर आपका हमने JLO पेपर 2 2019 में जो आया था वो करा दिया है 15 दिनों में। प्रत्येक दिन लगभग 10 प्रश्न दिए हैं, किसी दिन एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, किसी दिन एक दो प्रश्न कम हो गया है। और सारे वीडियो जो भी आप हमारी यूट्यूब पर वीडियो पाएंगे आपको हमेशा ही पूरा PDF एंड रिटन नोट्स का मिलेगा। उसको डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़रूरतमंद लोगों को ये मैटर शेयर कर दीजिए। इससे पहले हम बार बार बता चुके हैं कि पूरा JLO का सिलेबस हमने दे दिया है, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये पेपर 2 हो गया है। इसके बाद पेपर 2 आपका हम CRPC और CPC का देंगे 2013-14 का, और उसके बाद एविडेंस देंगे। इस तरह से पूरा आपका रिवीजन भी करा देंगे। सिलेबस तो हम पहले दे ही चुके हैं, इसलिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।